नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बुंदेलखंड की लोक कथाओं से ली गई एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, विचित्र योद्धा। कहानी पूरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। एक गांव में एक कोरी रहता था। उसका दामाद बहुत ही आलसी था। सारे दिन भर घर पड़े पड़े खाट तोड़ा करता और घर के लोगों की डांट सहता रहता। एक दिन उसके शरीर पर 5 मक्खियां बैठी बैठी उसे काट रही थी। एक दो मक्खियां तो वैसे ही उसे काटती रहती थी, लेकिन जब 5 मक्खियों ने एक साथ काटा तो उसकी हथेली उठ गई और हथेली का निशाना ऐसा बैठा कि वे 5 मक्खियां एक साथ मर गई। अब क्या था? कोरी का दामाद प्रसन्नता से उछल पड़ा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और जोर जोर से कहने लगा कि आज हमने 5 मारे। पति पत्नी की ये बात पड़ोसी सुन रहे थे। ये सुनते ही पड़ोसियों में हलचल मच गई कि कोरी के दामाद ने आज 5 मारे। सारे गांव में समाचार फैल गया कि कोरी के दामाद ने 5 मारे। ये बात इतनी फैली कि राजा के कान तक जा पहुंची। राजा ने सोचा कि अगर ऐसा व्यक्ति मेरी सेना में आ जाए तो सेना बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि फलां गांव से कोरी के दामाद को बुलाया जाए। मंत्री ने कोतवाल को आदेश दिया और कोतवाल ने सिपाही को आदेश दिया। सिपाही कोरी के दामाद के पास पहुंचा और उसे राज दरबार में चलने के लिए कहा। राज दरबार का नाम सुनते ही कोरी के दामाद के प्राण कांप गए। वह चिंता में पड़ गया कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जिससे राजा का हुक्म आया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ ले देकर सिपाही को विदा कर दे ताकि राज दरबार में न जाना पड़े। पत्नी जानती थी कि ये जन्म के आलसी हैं, घर में पड़े पड़े मक्खियां ही मारते रहेंगे। यदि राजा के बुलावे पर ये राज दरबार में जाते हैं तो निश्चित ही हमारा लाभ होगा। उसने डांटते हुए कहा, राजा ने बुलाया है तो जाओ। प्रसन्न होकर पता नहीं राजा क्या दे दे और हमारी गृहस्थी का रूप ही बदल जाए। आखिर घर में पड़े पड़े करते क्या हो। अब तो कोरी के दामाद के पास कोई चारा नहीं था। यदि दरबार में नहीं जाता तो जन्म भर पत्नी परेशान करेगी और राजा के बुलावे पर नहीं जाता तो पता नहीं राजा क्या कर डाले। ये सब सोचकर वह भारी मन से राज दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। राह में उसने तेज चलते हुए सिपाही से कहा, सिपाही काका जरा धीरे धीरे चलो, मेरे पांव दर्द कर रहे हैं। सिपाही ने झिड़कते हुए कहा, पांव दर्द कर रहे हैं? तुझे तो दौड़ना पड़ेगा, क्या समझ लिया अपने आप को। कोरी के दामाद ने देखा कि सिपाही बहुत क्रोध में है। वह सिटपिटा गया और जैसे तैसे दौड़ता हाँफता राजा के दरबार में पहुंचा। राजा का दरबार कोरी के दामाद ने पहली बार देखा था, इसलिए वह बहुत हड़बड़ाया हुआ था और भौचक्का सा होकर इधर उधर देख रहा था। उसकी घिघी बंध रही थी और गला सूख रहा था। तभी राजा ने कहा, आइए श्रीमान, हमने आपकी वीरता के किस्से सुने हैं। हमें अपनी सेना के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। कोरी के दामाद को राज दरबार में आदर सहित एक कुर्सी पर बैठाया गया। कोरी के दामाद के मन में अब लड्डू फूटने लगे।
वह मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने पत्नी की बात मान ली। राजा ने प्रधान सेनापति को बुलाया और कोरी के दामाद की प्रशंसा करते हुए प्रधान सेनापति को आदेश दिया कि कोरी के दामाद को सेना में एक अच्छे पद पर नियुक्ति दी जाए। प्रधान सेनापति ने राजा के आदेश मानते हुए उसे सेना में एक ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया और उसका नाम जंग बहादुर रख दिया गया। नौकरी पाकर कोरी का दामाद बहुत प्रसन्न हुआ। वह छुट्टी लेकर जब गांव वापस गया तो गांव के लोगों ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। घर आकर जब कोरी के दामाद ने अपनी पत्नी को बुलाया कि राज दरबार में उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ है और राजा ने उसे सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त किया है, तो घर में कोरी के दामाद की इज्जत बढ़ गई। पत्नी हर पल उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखने लगी और बड़े मज़े से कोरी के दामाद के दिन कटने लगे। एक दिन राजा का संदेश आया कि दूसरे राज्य का राजा आक्रमण कर रहा है, इसलिए कोरी का दामाद जल्दी से जल्दी मोर्चे पर लौटे। अब कोरी के दामाद को मौत सामने नजर आने लगी। उसके हाथ पांव फूल गए, लेकिन नौकरी तो करनी ही थी। वह सोचने लगा कि युद्ध में निश्चित वह मारा जाएगा, पत्नी विधवा हो जाएगी, बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसने पत्नी से कहीं भाग चलने को कहा। पत्नी भी भयभीत थी, सो उसने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पत्नी ने सोचा कि कहीं ठोर ठिकाना लग पाता है या नहीं, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान तैयार कर लिया जाए। रुपया पैसा तो हाथ में आ ही गया था, इसलिए उसने चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। खीर में एक छिपकली आकर गिर गई, जिसका पता कोरी के दामाद की पत्नी को नहीं था। इसी खीर को लेकर कोरी का दामाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रातों रात अपने गांव से भाग निकला। अभी सवेरा होने में देर थी, अंधेरा छंटा नहीं था और लोगों की आवाजाही शुरू नहीं हुई थी। तभी एक झाड़ी के पास कोरी के दामाद को कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। उसने इशारे से अपनी पत्नी को रोका और कान लगाकर सुनने लगा। झाड़ी में छुपे हुए लोग चोर थे। वे आपस में डाका डालने की योजना बना रहे थे। कोरी के दामाद ने बहुत सावधानी पूर्वक पत्नी को चलने के लिए कहा, किंतु खटका हो ही गया। चोरों ने जोर की आवाज दी, कौन है? कोरी के दामाद ने घिघियाते हुए कहा, हम हैं हुजूर, कोरी के दामाद। चोरों के सरदार ने कहा, खड़ा रहे, कोरी के दामाद को काटो तो खून नहीं। चोरों ने आकर कोरी के दामाद को जोर का एक चांटा मारा, वह धरती पर गिर पड़ा। चोरों ने कोरी के दामाद की पत्नी से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, हुजूर, खीर है। खीर का नाम सुनते ही चोरों के मुंह में लार टपकने लगी। लपक कर खीर से भरा बर्तन छीना और गपागप खाने लगे। खाते खाते खीर खत्म हो गई और चोर डकार लेने लगे। तभी एक विचित्र दृश्य निर्मित हो गया। पूरे 30 चोर लाठी के समान धरती पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब राजा को पता चला कि कोरी का दामाद सेना में लौटकर नहीं आया है, तो उसे लेने के लिए दूसरा सिपाही भेजा गया। दूसरे सिपाही ने देखा कि गांव में कोरी के दामाद के घर में ताला पड़ा है। गांव वालों ने बताया कि कोरी का दामाद रातों रात कहीं भाग गया है। सिपाही ने लौटकर राजा को संपूर्ण स्थिति बता दी। राजा ने क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को उस दामाद को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में सिपाही भेज दिए गए। एक सिपाही को खेत की मेड़ पर कोरी का दामाद मिल गया। सिपाही ने कहा, कहाँ छिपे छिपे घूम रहे हो? तुम अभी
इसी वक्त राजा के पास चलो। कोरी के दामाद ने अकड़ कर कहा, मैं तो राजा के पास ही आ रहा था, किंतु ये चोर खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। मैंने पहले इनसे निपटना ही उचित समझा। देखो, मैंने ये सभी चोर मार डाले हैं। अपनी मूंछ ऐंठता हुआ कोरी का दामाद राज दरबार में पहुंचा। कोरी के दामाद ने राजा को अपनी वीरता के किस्से सुनाए तो राजा ने उसका नाम 30 मारखां रख दिया। इस समय तक आक्रमण का खतरा टल गया था। राजा ने कोरी के दामाद को बहुत सी धन दौलत देकर विदा किया और कहा कि अब जब कभी लड़ाई होगी तो आपको बुलाया जाएगा। गांव लौटकर कोरी का दामाद मज़े में रहने लगा। अपनी वीरता के किस्से वह बढ़ चढ़ कर सुनाने लगा। गांव के लोग भी उससे डरने लगे, लेकिन उसके मन के एक घुन जरूर लगा रहता था कि पता नहीं कब लड़ाई छिड़ जाए और राजा का बुलावा आ जाए। इसी भय से वह दुबला होता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि अब राजा का बुलावा आने से पहले ही गांव छोड़कर भाग लिया जाए। उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और दोनों ने भागने की योजना बना ली। पानी बरस रहा था, कीचड़ में चलना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोरी का दामाद रात में एक गधा पकड़कर ले आया। पत्नी ने कलेवा तैयार कर ही लिया था, लेकिन चलने का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था। अतः उसने गधे को एक कमरे के कोने में बांध दिया। ब्रह्म मुहूर्त में पत्नी और बच्चों के साथ वह चलने को तैयार हुआ। गधे को खोलने कमरे के कोने में पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि गधे की जगह शेर बंधा हुआ है। रात के अंधेरे में वह शेर को पकड़ लाया था। शेर ने उजाले में आदमी को अपने पास देखा तो दहाड़ना शुरू कर दिया। शेर का दहाड़ना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और हल्ला हो गया कि कोरी का दामाद तो घर में शेर को बांधे हुए है। ये समाचार राजा ने सुना। राजा स्वयं कोरी के दामाद के घर पहुंचे और बोले, 30 मारखां जी, आपने तो गजब का काम किया है। भेड़ बकरियों के समान शेर को बांधे हुए हो। सचमुच हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा वीर पुरुष कोई दूसरा नहीं है। आज से तुम्हारा नाम शेर मारखां हो गया। राजा उस पर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बहुत सी सोने की मुहरें कोरी के दामाद को दी तथा अपने साथ उसे राजभवन में ले आए। राजभवन में कोरी के दामाद का खूब स्वागत किया गया। राजा ने कहा, अब लड़ाई निश्चित है। सीमा पर दूसरे राजा की फौजें खड़ी हमारा इंतजार कर रही हैं। कोरी के दामाद को काटो तो उसमें खून नहीं। ये थी कहानी विचित्र योद्धा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं कल किसी ऐसी ही अनोखी विचित्र मनोरंजक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।